इसमें एक भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं मालूम हो। रेवेन्यू, REVENUE, और ये एक्सपेंसेस, ये पांचों पता है आपको। एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ, और समझाना क्या पता है, बस उसको अकाउंटिंग में क्या कह रहे हैं वो समझना। अब मुझे बताओ, यहाँ पे जितने लोग हैं, हम लोग बैठ के ना एक बिजनेस स्टार्ट कर लें। ठीक है जी, हिसाब किताब तो आप अपना पर्सनल भी कर सकते हैं, पापा का, मामा का, सबका कर सकते हैं, लेकिन हम मान के चलते हैं पहले एक बिजनेस करते हैं, फिर उसका हिसाब करेंगे बैठ के। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या करें, यहाँ बड़ी बड़ी बातें करें, या सिर्फ उसके लिए पैसे वैसे का इंतजाम करना पड़ेगा, हाँ या ना बोलो? करना पड़ेगा। तो हम सब ने सोचा भाई चलो ऐसा है कि जो बिजनेस हम सोच रहे हैं उसको हम मान लेते हैं एक जर्नल स्टोर की बात कर रहे हैं। ठीक, मॉडर्न जर्नल स्टोर हम लोग बनाएंगे, जिसमें कंप्यूटर वम्प्यूटर, प्रिंटिंग विंटरिंग, बिल विल सब कुछ होगा, स्कैनर वगैरह रखेंगे। ऐसी दुकानें देखी तो होंगी आप लोगों ने। तो हम लोगों ने एक ऐसा सोचा बिजनेस करते हैं। तो मैंने बोला यार बिजनेस करते हैं, हमने किसी से एस्टिमेट निकलवाया, पूछा जी कितना लग जाएगा, उसने बोला साहब 10 लाख रुपए लगेंगे। हमने पूछा जी ये 10 लाख रुपए किस बात के? उन्होंने बोला देखो आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, आपको फर्नीचर की जरूरत पड़ेगी, रैक वैक बनवाना पड़ेगा, काउंटर बनवाना पड़ेगा। मैं अच्छा सर, और क्या जरूरत पड़ेगी? कह रहे जी आप AC वेसी लगवाओगे, पंखे की जरूरत पड़ेगी, इन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी, चेयर वेयर आपको चाहिए होगा, और सबसे मेन चीज दुकान में सामान चाहिए होगा बेचने के लिए, फ्रीजर भी चाहिए होगा, रेफ्रिजरेटर वगैरह भी चाहिए होगा, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक रखेंगे, दूध वूध रखेंगे आप, तो एक दुकान तो ऐसे डलेगी। अब बताओ ये पैसे कौन लाएगा, हम ही लाएंगे या कोई और लेकर आएगा? अगर हमें बिजनेस करना तो कौन लेकर आएगा? हम लेके आएंगे। तो हम लोगों ने तय कर लिया कि हम लोग जितने हैं सब लोग लेकर आएंगे, और 1-1 लाख रुपए लेके आएंगे। 10 बंदे हैं तो 10 हो गए, 1-1 लाख लेके आएंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा? 10 लाख, क्योंकि दूसरे ने मशवरा दिया था। तो मैं 10 बंदे के पास जाऊं और सबसे बोलूं भैया आपने 1-1 लाख रुपए लेकर आने। क्लियर है? तो बताओ हम जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें टोटल कितना पैसा लगाएंगे? 10 लाख। अब मेरी बात को इस बात से हट के कहीं और चलते हैं। मैं सब्जी वाले अंकल के पास जाऊं, पूछूं अंकल कितने पैसे आपने लगाए थे इस बिजनेस को स्टार्ट करने में, तो वो जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? ईमानदारी से बताओ फटाफट। उनको पता होगा या नहीं होगा? होगा। जनरल स्टोर वाले के पास जाए तो वो भी बता देंगे, हार्डवेयर वाले पास जाऊं तो बता देंगे। ठीक है जी, अब मैं उनके पास जाता हूँ और फिर से मैं पूछता हूँ अंकल आपने कितना बिजनेस में कैपिटल है आपका, बता सकते हैं? बताओ, ये सब्जी वाले अंकल समझ जाएंगे इस बात को। बात वही है जो मैंने पहले पूछा था, कितने पैसे लगाए। बिजनेस में जो पैसा लगाता है ऑनर, उसे कैपिटल बोलते हैं सर। क्या ये बात अंकल को नहीं पता थी पहले से? बस उनको ये नहीं पता था इसे बोलते क्या है। तो फर्क किस बात का इसमें सिर्फ लैंग्वेज के तो फर्क है। मैं आपसे पूछा भाई कितने पैसे हमने बिजनेस में लगाए, 10 लाख। तो हम, अगर मैं आपको लैंग्वेज चेंज करके बोलूं बताओ हमारे बिजनेस में कितना कैपिटल है, तो फर्क कितना आया, सिर्फ किस चीज का आया? कि कोई नई बात सीखी है आपने जिंदगी में कि नहीं? कैपिटल सर, कैपिटल इसको कहते हैं, बस यही तो सीखा। पता तो पहले से ही था कि बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए और ऑनर बिजनेस में पैसे लगाता है। क्लियर है सर? अब आप बताओ हमने बिजनेस करा ही क्यों था? हमने बिजनेस करा कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होगा। हमने 1-1 लाख रुपए लगाए थे, ये 2-2 लाख हो जाए, 2-2 करोड़ रुपए हो जाए, भाई हमारी क्या है, जितना आ जाए उतना अच्छा है। तो हम बिजनेस इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास बिजनेस में प्रॉफिट होगा और हमारा कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैपिटल समझ गए ना? जो हमने बिजनेस में लगाया है उसको क्या बोलेंगे सर? कैपिटल बोलेंगे। तो कैपिटल बढ़ता है, कब बढ़ता है बताओ? जब प्रॉफिट होता है। ये कोई नई बात है? भाई प्रॉफिट होगा तो जितना आपने लगाया वो बढ़ेगा ही ना सर। अच्छा कम कब होगा सर बताओ तो जरा? जब लॉस होगा। बात समझ में आई? तो कई बार कई सारे को आपने बिजनेस करते हुए देखा होगा, क्या वो बिजनेस के जब स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ घर से पैसे लेकर आते हैं? या छोटे मोटे बिजनेस को ऐसा नहीं देखा आपने कि चाय की दुकान डाल रहे हैं वो, या कोई मोमोज की दुकान डाल रहे हैं, तो भाई गैस चूल्हा भी घर से ले आया, काउंटर भी घर से ले आया, बैठने वाला चेयर भी घर से ले आया, है ना, भगोने भी घर से ले आया, हाँ, और 4-5 हज़ार रुपये और लाया जिससे मटेरियल आ जाए। तो भाई उनसे मैं पूछूंगा कितने पैसे लगाए, या मैं उनसे पूछूं मशवरा लेने जाऊं कि अंकल आपके जैसा मुझे बिजनेस करना है तो कितना लगाना पड़ेगा? तो वो बोलेंगे ना बेटा 4-5 हज़ार रुपये तो कैश के तौर पे चाहिए, और बाकी ये सब सामान भी चाहिए। आप बोल दोगे जी ये सब सामान के पैसे तो मेरे पास नहीं है, वो सामान तो है ही नहीं। वो बोलेंगे ठीक है सामान नहीं तो पैसे लेकर आओ, ये सब खरीदना तो पड़ेगा ही ना।
तो बिजनेस में बिजनेसमैन पैसा लगाता है या फिर उसके बदले में उसका सामान लेकर आता है, चाहे वो कैश बिजनेस में लगा रहा हो या कोई काइंड में बिजनेस कर रहा हो, इसका मतलब वो उसके लिए क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। बात समझ में आ गई सर आपको? तो आइए लिखेंगे और फिर धीरे धीरे मैं आपको समझाता जाऊंगा। पहला वर्ड, तो पहला वर्ड आपने समझ लिया किसको कहते हैं, पता तो था, बस कहते किसको ये सीखा है हमने, दिमाग में बैठाना। देखो अकाउंट्स को सर पे ऐसे मत चढ़ाना कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है पता नहीं क्या पढ़ने वाले, ये करना है भाई हिसाब किताब कर रहे हैं और कुछ नहीं, ये तो पता ही था, बस अब देखते हैं टेक्निकल टर्म में किसको क्या कहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करने वाले हम। ईमानदारी से बता रहा हूं मैं आपको, आसान करने के लिए नहीं, सारे टर्म वैसे ही हैं, सब कुछ ऐसे ही है जो आपको पहले से आता है। ठीक है सर, आइए सबसे पहले लिखिए कैपिटल के बारे में। फर्स्ट पॉइंट कैपिटल, क्या लिखें सर? लिखिए बेटा अमाउंट इन्वेस्टेड by the owner, amount invested by the owner, amount invested by the owner in the business, amount invested by the owner in the business, जो पैसा ऑनर बिजनेस में लगाता है, ऑनर बिजनेस में लगाता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? कैपिटल बोलेंगे सर, सिंपल। तो अब आप पढ़े लिखो की तरह बात करोगे, दोस्तों से मिलोगे, वो बोलेंगे यार बिजनेस करना फ्यूचर में, आप बोलोगे भैया उसके लिए कैपिटल की जरूरत पड़ेगी हमें। अब ये नहीं बोलेंगे कि पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो बोल तो वो भी सकते हैं, लेकिन अगर आप अकाउंटिंग सीख चुके हो, लैंग्वेज आ गया है, तो क्या बोलेंगे आप? यार उसके लिए कैपिटल चाहिए होगा, इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। इन्वेस्टमेंट वर्ड जो है आमतौर पर सब लोग यूज करते हैं, लेकिन कैपिटल इसके लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया इस वर्ड को। ठीक है जी, अच्छा जी, आगे लिखिए। इट में बी, इट में बी in the form of cash or kind. It may be in the form of cash or and kind, और भी हो सकता है, या कई बार बंदे ऐसे होते हैं, मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा। और काइंड, इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए जी, अब मेरी बात को यहीं पे एक पॉइंट और लिख लीजिए। मैंने पॉइंट में अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है सर, ये आपका सेकंड पॉइंट है। अब आइए सर थर्ड पॉइंट लिखिए। बताइए सर, कैपिटल हमने बिजनेस में लगाया, बिजनेस में पैसा लगाया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या, क्यों लगा लिया बिजनेस में पैसा? आप चाहते हो वो बढ़े, प्रॉफिट हो, तो लिखिए भाई कैपिटल increases, capital increases with profits and additional capital, additional capital introduce, इंट्रोड्यूस, कि सर जो कैपिटल है वो हमारा बढ़ता है जब क्या हो, किससे बढ़ता है? प्रॉफिट से या फिर एडिशनल कैपिटल से। सर ये क्या है बेटा? एडिशनल कैपिटल का मतलब होता है, जैसे हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करा, 6 महीने बाद फिर से पैसे की जरूरत पड़ गई, हमने बोला यार 50-50 हज़ार रुपये और लेकर आओ, तो आप घर से 50 हज़ार और लेके आ गए। पहले आपका बिजनेस में कितना लगा हुआ था? 1 लाख, अब कितना और लगा दिया, तो इससे कैपिटल बढ़ा या घट गया? तो बेटा इसी को कहते एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। दोबारा पैसे को लगाने को क्या बोलेंगे? एडिशनल कैपिटल। घर वाले ऐसे बोलेंगे यार एक बार मैंने स्टार्ट किया था तो 1 लाख रुपए लगाए थे, फिर जरूरत पड़ी ना 50 हज़ार रुपये और लगाए। अब मैं उनसे पूछूं भाई साहब जब आपने स्टार्ट किया था कितना कैपिटल लगाया, बाद में एडिशनल कैपिटल कितना है? तो ये लैंग्वेज में चेंज आ रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा है।
अच्छा जी, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं कि सर कैपिटल जो है वक्त के साथ कम भी हो जाता है, उसके भी रीजन है। कैपिटल रिड्यूसेस विद लॉसेस, या ड्यू टू लॉसेस भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, विद की जगह यहाँ पे ड्यू टू प्रॉफिट्स, ड्यू टू लॉसेस भी लिख सकते हैं। कैपिटल रिड्यूसेस विद लॉसेस एंड ड्राइंग्स, एंड ड्राइंग्स। अब ये वर्ड आपको सीखना पड़ेगा, एक नया वर्ड और आया। अच्छा एक बात बताओ, आपने अपने घर के आसपास दुकानें तो बहुत देखी होगी, गए भी होंगे। अगर कोई जनरल स्टोर चला रहा है, उसके घर में राशन की जरूरत है, तो अपनी दुकान से ही तो ले जाता है अपने घर। ठीक है जी, उसको पानी पीना है, बॉटल खोलता है पी लेता है सर, कोल्ड ड्रिंक पीना है पी लेता है, उसके बदले में पैसे देता है, देखा है आपने? दुकानदार अपना जो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं उसके बदले में पैसे डाल रहे हैं। चाय वाले ने चाय दो पी लिया, उसके लिए पैसे देखा है देते हुए? बिरयानी वाले को भूख लगी, बिरयानी निकालो और खा लिया, देखा आपने पैसे देते हुए? समझ में आई बात? ऑनर जो है जनरली कहता है जी मेरी तो दुकान है ये, अब मैं भी पैसे दूं, इतने बुरे दिन आ गए, फिर करा किस लिए काम था हमने? जनरली लोग ऐसा नहीं करते। इसी काम को, इसी हरकत को, जब बिजनेस का पैसा, बिजनेस का सामान आप अपने लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसी वर्ड को अकाउंटिंग में क्या कहा जाता है? ड्राइंग्स। कपड़े वाले को नहीं देखा, उसको खुद ले लेता अपनी दुकान से कपड़े, यानी ड्राइंग्स करते हुए तो देखा होगा ना। टर्म नहीं पता था, मैं किसी दुकानदार से पूछूं भाई साहब आपका रोज का कितना ड्राइंग्स है, बता देगा वो, समझ जाए बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन मैं उसकी लैंग्वेज में पूछ लूं कि आप यहां से अपने घर के लिए कितना सामान रोज का ले लेते हो, तो 2 मिनट में बता देगा सर। उसे पता है बेटा, वरना तो वो बिजनेस कैसे कर रहा होता अगर अकाउंटिंग नहीं आती तो? सब पता है उसको, बस टेक्निकल टर्म की प्रॉब्लम है, बाकी सब पता है उसको। तो ड्राइंग्स किसे बोलेंगे, समझ में आया? ऑनर ने अगर बिजनेस से पैसे निकाल लिए, गले से निकाला, अपने बच्चे के हाथ में दे दिया, गया और खर्च करके आ गया, ड्राइंग्स। उसने क्या करा, अब जैसे मैं यहां बैठा हूं, मैंने यार घर में मेहमान आ रहे, मैंने एसी खुलवाया, घर पे लगवा दिया, तो बिजनेस का सामान मैं घर पे इस्तेमाल कर रहा हूं, ड्राइंग्स। अपना पर्सनल एक्सपेंस, घर का रेंट ऑफिस के पैसे से जा रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स। ठीक है जी, मेरे खाने पीने की दुकान है, दोस्तों को बुलाया, फ्री में खिला दिया, कोई बिल बिल नहीं, अरे क्या अपना ही तो है, ये क्या कहलाएगा सर? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग की वजह से, ऐसी हरकतों की वजह से मेरे बिजनेस का कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। अब सोचो हम लोग 10 लोग थे, उसमें से ये काम सिर्फ मैं कर रहा हूं कि अपने सामान घर का ले जाता हूं और पैसे नहीं दे रहा हूं, तो आपको तकलीफ नहीं होगी? आप बोलेंगे ना कि सर बताओ हम 10 हैं और आप रोज करो 2,000 का सामान घर ले जा रहे हो, या तो पैसे दो, वरना तो आपके हिसाब में से क्या करेंगे सर? काटेंगे। मैंने 1 लाख लगाया था, तो आप हर महीने 25,000 रुपये मेरे में से क्या करोगे? काट लोगे कि जी आपने 25,000 का सामान लिया। नहीं काटोगे? बताओ। अगर हम पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे तो ऐसा करोगे या माफ कर दोगे? कहानी समझ में आई सर आपको? तो इसी को क्या बोलेंगे आप? ड्राइंग। तो ड्राइंग की वजह से जो मेरा कैपिटल है वो बढ़ेगा या घटेगा सर? वो तो कम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए जी, तो हमने सीखा कि कैपिटल के बारे में। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो अमाउंट है जो इन्वेस्ट किया गया है बिजनेस में ओनर के द्वारा। ये कैश में भी हो सकता है बेटा, और किस में हो सकता है? काइंड में भी हो सकता है। कैपिटल जो है हमारा बढ़ता है, इंक्रीज होता है, किस वजह से? प्रॉफिट की वजह से। और किस वजह से होता है? एडिशनल कैपिटल की वजह से। कैपिटल हमारा कम होता है बेटा, किस वजह से? लॉसेस की वजह से। और किस वजह से? ड्राइंग्स। एक एक वर्ड क्लियर है या नहीं है ये बता दो मुझे। नहीं है अभी मैं क्लियर कर दूंगा। है सर? ड्राइंग्स नहीं है। काइंड मतलब सर फर्नीचर, एसी। अब हम मैं कपड़े की दुकान डाल रहे हैं, मैंने बोला यार इसमें बहुत काम है, आपने बोला यार मेरा तो एसी का काम है, मैं एसी लगवा दूंगा, पैसे मैं कम दूंगा लेकिन एसी मेरी तरफ से, तो काइंड हो गया वो। ठीक है। अब देखिए, 4 बातें मैंने कैपिटल से रिलेटेड आपको बता दी, 5वीं बातों पे आते हैं सर। कैपिटल के भी ना अलग अलग नाम है बेटा। कैपिटल के क्या है? अलग अलग नाम। एक तो कैपिटल आपने नया नाम पहले से ही सुना था, अब कैपिटल को और भी नामों से जानते हैं।
capital is also known as proprietors fund, owners equity, internal liabilities, capital is known as proprietors fund, owners equity, internal liability, net worth, ठीक है जी। तो कैपिटल को हम लोग टोटल 5 नामों से जानते हैं। नाम इसके रखे गए, कोई रीजन है सबके पीछे का, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, अभी बस ये याद रखना है इसके नाम है। अब इसमें जो वर्ड आपको समझने के लायक थी, एक एक वर्ड को ध्यान से देखो, आपका बेस खराब नहीं होना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है कि नहीं सी बहुत जल्दी हो जाते। कई बार ये ना एक एक दिन में 5 पढ़ा दिया जाता है, लेकिन हमें एक एक चीज को बहुत इत्मीनान से सीखना है, ठीक है सर। अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया था बाई दी, किसने इन्वेस्ट किया भैया? अगर मैं आपसे पूछूं कैपिटल क्या, क्या बताओगे? फटाफट बोलो। कभी ये नहीं बोलना हमने पैसे लगाए। किसने पैसे लगाए? ओनर जो बिजनेस में पैसा लगाता है। अब ओनर को थोड़ा सा समझते हैं कि ओनर है क्या। लिखिए बेटा, देखिए ओनर जो है ना, आप कंपनी पे डिपेंड करता है कि कंपनी का फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन कैसा कैसा है। तो आप ऑनर के बारे में तब समझेंगे जब किसके बारे में समझेंगे? पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एंटरप्राइजेस के बारे में, एंटिटी के बारे में, कंपनी के बारे में। ये सारे वर्ड एक ही हैं बेटा, ठीक है। जैसे अगर एक बंदा अकेला बिजनेस चला रहा है, सिंगल पर्सन, तो उस बंदे को आप कहेंगे प्रोप्राइटर्स। क्या कहेंगे सर? प्रोप्राइटर। तो इस बिजनेस को आप कहेंगे प्रोप्राइटरशिप। अब प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर जो बंदा बिजनेस चला रहा है उसका नाम क्या कहलाएगा? वो क्या कहेंगे उसे? प्रोप्राइटर। क्या कहेंगे बेटा? सर मतलब ये हुआ कि जो लोग अकेला अपना दुकान चला रहे हैं, एक ही बंदा है वो बिजनेस को चलाने वाला, एक ही ओनर है, उसे क्या बोलेंगे आप? प्रोप्राइटर। और अकेला बिजनेस बिजनेस चलाता है उसे कहते हैं प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। कोई मुझसे पूछेगा जफर एकेडमी भाई साहब किस में है, कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप है, क्या है, या पार्टनर में चल रहा है, मैं बोलूंगा जी प्रोप्राइटरशिप है। और ये बात आपको शायद अब पता हो, आप बहुत सारे बोर्ड देखना घर के आसपास से दुकानों के, तो दुकानों के जो बोर्ड होते हैं ना बेटा, उस बोर्ड पे ऐसे करके नंबर लिखे रहते हैं। यहाँ लिखा रहेगा, जैसे नाम लिख दिया आमिर, ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ नंबर लिख देंगे। ये क्या लिख रहे हैं पता है आपको? प्रोप्राइटर। मैं पहले पढ़ता था बचपन में, ये प्रॉप क्या है ये, तो प्रॉप करके शॉर्ट में लिख देते। वो पढ़े लिखे लोग, वो कम पढ़े लिखे लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, उनको पता है कि अकेला बंदा। इससे ये समझ में आया कि बिजनेस का ओनर कौन है, सिर्फ अकेला है। ये कौन है? उसका नाम क्या है? आमिर। तो प्रॉप करके लिख देते हैं वो लोग। समझ में आई बात? अच्छा सर, तो कह रहा मतलब है कि अगर प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा लगाएगा, ओनर यहाँ पे अकेला है ना ये। दूसरा लिखो, अगर मोर देन वन पर्सन, एक से ज्यादा बंदा बिजनेस अगर कर रहे हो, तो ऐसे बिजनेस को आप क्या बोलेंगे बेटा? ये तो सुना ही होगा आपने, क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप बोलेंगे। और उसमें जो इंडिविजुअल पर्सन है उसको आप क्या बोलेंगे? आप उसे बोलेंगे पार्टनर। क्या बोलेंगे सर? पार्टनर। उस बिजनेस को आप क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप बिजनेस। ये प्रोप्राइटरशिप है, ये पार्टनरशिप है। ऑनर के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ध्यान रखना बेटा।
ऑनर, सिंगल पर्सन, मोर देन वन पर्सन। ठीक है जी। और अगर मोर देन 50% हो, मोर देन 50%, 50 से ज्यादा लोग मिलके बिजनेस कर रहे हों, आपको पता है अकेले चलाएंगे क्या बोलेंगे, फटाफट बोलो जरा, प्रोप्राइटर। एक से ज्यादा लोग मिल गए, हम दो मिल गए, पार्टनरशिप। कितने लोग मिल सकते हैं एक से ज्यादा में, कितना भी मिला लो बेटा। कानून पार्टनरशिप एक्ट कहता है 50 से ज्यादा लोग मिलके पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कर सकते, लिमिट है। कितने की लिमिट है? 50। तो 50 पे आपको पार्टनरशिप रोकना पड़ेगा, 51 बंदे मिलके पार्टनरशिप नहीं करेंगे, फिर उसको कंपनी बनानी पड़ेगी। तो ये लिखा मोर देन 50% अगर है तो वो क्या कहलाएगी भाई, वो कहलाएगी आपकी कंपनी। क्या कहलाएगी? कंपनी। और कंपनी में जिन लोगों ने पैसे लगा रखे हैं उसे कहते हैं शेयर होल्डर्स। क्या कहते हैं सर? शेयर होल्डर्स। तो ये तीन बातें हमने यहां से सीखी और अलग से, ठीक है। और ये आम लोगों के बीच में पहले से ये सारी बातें हैं, सब जानते हैं कि भाई प्रोप्राइटर कौन है, पार्टनर कौन है और शेयर होल्डर्स किसे कहते हैं। ठीक है जी। तो ऑनर, अब वापस आते हैं यहां पे, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर या अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। और ये बिजनेस में क्या हो सकता है? इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश या फिर काइंड में भी हो सकता है। कैपिटल बढ़ भी सकता है और कैपिटल घट भी सकता है। कोई दिक्कत तो नहीं सर? चलो जी। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूँ। मान लीजिए एक बंदा है आमिर, उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो बेटा वो कैश लेकर आया घर से 10,000 रुपये। हमने बोला जी इतने में बिजनेस तो स्टार्ट होता नहीं, हम कंसल्टेंट है उसके, बिजनेस बता रहे हैं कि कितना लगेगा क्या लगेगा। उसने बोला, और मैंने बोला एसी की जरूरत पड़ेगी, तो उसने कुछ मशीनरी, कह रहा है जी मेरे घर पे ही है ये सारी चीजें, आप बोलो तो मैं ले आता हूँ। मैंने ठीक है लिया, वो तकरीबन 30,000 की एसी थी, वो घर से ले आया। मैंने और जरूरत पड़ेगी, लैपटॉप लेना पड़ेगा, कह रहा अरे वो तो है मेरे पास, वो भी तकरीबन 30,000 रुपये की कीमत रख रहा है। मैंने बहुत बढ़िया। मैंने प्रिंटर तो खरीदना पड़ेगा, उसके लिए तो पैसे लाओ, कह रहे जी वो भी है मेरे पास। सब कुछ ये लेके ही चल रहा था नालायक। तो प्रिंटर तकरीबन कितने का था इसके पास? तो अब तक इसने टोटल बिजनेस में कितना लगा दिया? क्या सिर्फ कैश लगाया है या ये भी बिजनेस में लगाया उसने? तो ये टोटल कितना हो गया बच्चे? 80,000। इसी को बोलेंगे सर टोटल कैपिटल। क्या बोलेंगे इसे? टोटल कैपिटल। तो बेटा ये जो कैपिटल है आप ध्यान से देखो ना, ये कैश में भी है और ये किस में है? काइंड में भी है। तो ये अगर कोई बंदा ऐसा भी हो सकता है वो सिर्फ घर से क्या लेकर आए, ऐसा भी हो सकता है वो घर से क्या लेकर आए, काइंड में लेकर आए, या फिर ये दोनों हो सकता है ना। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए फटाफट कि आपको याद रहेगा। ये सारी बातें आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चंस के दौरान सब इस्तेमाल होंगे, एक एक चीज इस्तेमाल होगी है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं है। आप जब भी किसी क्वेश्चन को पढ़ेंगे आगे कुछ भी करेंगे हर बात आपके दिमाग में आ जाएगी, अच्छा ये बताया था सर ने, ये इसे ये कहते हैं। चले आगे बढ़े बेटा। चलिए जी। तो हमने यहाँ पे क्या वर्ड सीखा है, नाम बताओ तो क्या सीखा? सबसे पहले क्या सीखा हमने? एक ही चीज सीखी, क्या सीखा? कैपिटल सीखा। इसी कैपिटल के दौरान हमने एक नया वर्ड सीखा था, क्या था वो? ड्राइंग्स। इसी कैपिटल के दौरान हमने सीखा कि पार्टनर किसे कहते हैं, प्रोप्राइटर किसे कहते हैं और शेयर होल्डर्स भी किसे कहते हैं। इसी डेफिनेशन तो एक ही की थी मेनली। चलिए जी, कैपिटल समझ में आ गया अच्छे से। अब आइए एसेट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, एसेट्स के बारे में ये भी आपको पहले से ही पता है सर, मैंने आपसे बोल दिया कि पता है तो है। अब बताओ यहाँ पे जितनी भी चीज है उसमें से मेरी कौन सी चीज है, तुम्हारी कौन सी चीज है, फटाफट बताओ, मेरा वाला बताओ जरा, बोल लो यार, इशारे से कुछ नहीं होता। कंप्यूटर हो गया, ये टैब हो गया, ये फर्नीचर हो गया, एसी हो गया, पंखे, सब मेरे ही है ना। और आपके क्या है बताओ? क्लियर है? अच्छा जी। अब मैं आपको टेक्निकल टर्म बोलता हूँ इसका, बताओ यहाँ पे मेरा एसेट्स क्या है?
इससे पहले क्या पूछा था, मेरी चीज कौन कौन सी है? बेटा उसी को ना अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं, जो चीज मेरी उसे क्या बोलेंगे? जैसे कहते तू तो भाई है मेरा यार, अब मैं ये बोल सकता हूँ तू तो मेरे लिए एसेट्स है भाई। समझ में आई बात? हम बच्चे अपने माँ बाप के लिए क्या हैं? एसेट्स। माँ बाप हमारे लिए भी एसेट्स है। क्लियर? तो ये बहुत बड़ी बात नहीं, किसी दुकान पे जाके बोलो अंकल बताओ इनमें से सामान कौन कौन सा आपका है, बोलेंगे बेटा ये जितना दिख रहा है सब मेरा है। लेकिन मैं लैंग्वेज चेंज कर दूं, बताओ आपका कौन सा एसेट्स है, तो वो ये समझ ही नहीं पाएगा कौन सा एसेट, सीधा मना कर देगा भाई मेरे पे कोई एसेट्स नहीं है। सिर्फ किस बात के डिफरेंस है बेटा? लैंग्वेज के डिफरेंस है। इसीलिए मैं इस सब्जेक्ट को लैंग्वेज ही बोलता हूं और कुछ नहीं बोलता इसको। क्लियर है? तो एसेट्स मतलब हर एक वो चीज जिसपे मेरा हक हो, जो चीज मेरी है। क्लियर? सिंपल वर्ड में यही बात है। अब इसको एक्सप्लेन करना हो तो बहुत सारी बातें हैं। एसेट्स वो हर एक चीज जिसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूं या कर सकता हूं या करूंगा। क्लियर है से? एसेट्स वो हर एक चीज जो मुझे फ्यूचर में फायदा देगी, बताओ देगी कि नहीं देगी फायदा ये सब? एसेट्स वो हर एक चीज, अब मान लीजिए मेरे पॉकेट में ना गांधी जी हैं, तो बताओ उस पर किसका, वो किसका है? गांधी जी के पोते का या मेरा है? मेरा ही है ना सर, यानी उस पर भी मेरा ही हक है। तो गांधी जी भी मेरे लिए क्या हो गए? एसेट्स हो गए ना। तो कैश भी मेरा एसेट्स है, ये सामान जो मेरा दिख रहा है ये सारे एसेट्स हैं। अब आओ जर्नल स्टोर की बात करें। जर्नल स्टोर में वो जो रैक है ना, वो भी उसके लिए क्या है? वो जो चेयर जिसपे बैठा हुआ है, जो सामान बेचने के लिए है वो भी क्या है? एसेट्स है। और जो नहीं बेचने के लिए है वो क्या है? वो भी एसेट्स है। तो हम एसेट्स ये भी कह सकते हैं सर जो बेचने वाली चीज है वो भी एसेट्स है, जो बेचने वाली नहीं है तो वो भी एसेट्स है। क्लियर है सर? तो एसेट्स की तो बहुत सारी बातें बता सकते हैं, लेकिन सिंपल जो मैंने आपको शुरुआत में पूछा कि बताओ इसमें मेरी कौन सी चीज़ है, आपने फटाक से बता दिया। तो जो चीज़ भी हमारी अपने दिल से निकल के आ रही हो ना, ये तो हमारी है, तो इसका मतलब वो मेरे लिए एसेट्स है। आई बात समझ में सर? तो हर एक चीज़ जो चीज़ हमारी है उसे हम क्या बोलेंगे? एसेट्स बोलेंगे। चलिए आइए सर एसेट्स लिखते हैं अब। पॉइंट नंबर 2, एसेट्स। पॉइंट नंबर 2, एसेट्स। यहाँ लिखिए assets are the properties. Assets are the properties. Assets are the properties owned by entity or enterprises. Assets are the properties owned by entity or enterprises. एसेट्स वो हर एक चीज जो किसी भी एंटिटी की है। एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन फर्म इसको कहते हैं बेटा। कंपनी जिसे कहते हैं ना आप आम लफ्जों में, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, उसी को क्या बोलते हैं? एंटिटी और एंटरप्राइजेस बोलते हैं। तो एसेट्स आर दी प्रॉपर्टीज। एसेट्स वो सारी प्रॉपर्टी जो किसकी है? ओन कौन कर रहा है? एंटिटी ऑन कर रही है। जैसे मैं आपसे पूछूं भाई आप अपना एसेट्स बताओ, तो जिसपे भी आपका हक है, ऑन करना मतलब जो चीज आपकी है, तो जो भी चीज आपकी है वो सब आपके लिए क्या हो जाएगा? एसेट्स हो जाएगा। क्लियर है सर? और जो भी चीज मेरी है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? हमारी कंपनी की जो भी चीज है वो क्या हो जाएगा? हमारी कंपनी के लिए एसेट्स हो जाएंगे। क्लियर है सर? अब इसको मैं और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। ये जो एसेट्स है बताओ ये फायदा देगा नहीं देगा? तो जो फ्यूचर बेनिफिट्स दे वो एसेट्स है। और एक्सप्लेन करना है तो अच्छा सर इसको बेच सकते क्या? बेटा बेचने वाली चीज भी एसेट्स है, जो नहीं बेच सकते वो भी एसेट्स है, जो दिख रही है वो भी एसेट्स है, और कई कुछ चीजें ऐसी हैं जो दिख नहीं रही हैं फिजिकली हमारे आसपास नहीं, लेकिन वो हमारी हैं। सर जैसे जैसे हमारी कंपनी का नाम जिसकी वजह से कस्टमर आते हैं, ब्रांड वैल्यू, वो भी मेरे लिए क्या है? एसेट्स है।
वो दिख नहीं रहा, यहाँ पे रखा हुआ किसी कोने में नहीं दिख रहा, वो तो लोगों के कहाँ पे है, जहन में है। तो ब्रांड वैल्यू भी अपने आप में क्या होता है बेटा, एसेट्स। ये यहाँ पे सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, इसके अंदर सॉफ्टवेयर दिख रहा है क्या, उसका आउटपुट दिख रहा है। तो सॉफ्टवेयर भी मैंने खरीदा है, पैसे लगाए, 2 साल के लिए मेरे को इसका लाइसेंस मिल गया। अभी बताओ वो उस पर मेरा हक है कि नहीं है, वो मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देगा कि नहीं देगा। और ये खराब होता है, अभी कॉल करूंगा कंपनी को। तो बताइए ये भी मेरे लिए क्या है बेटा, एसेट्स है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। समझ में आई बात। तो कुछ एसेट्स वो हैं जो आपको दिख रहे हैं, टेंजिबल वर्ड कहते हैं इसे, और जो नहीं दिख रहा उसे क्या बोलेंगे, इनटेंजिबल। आइए जी, तो इसी एक डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर करता हूं, जिसको मैंने आपको बातें समझा दी। आइए, तो एसेट्स जो है, एग्जाम्पल लिखेंगे, पहले एसेट्स के एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं, ठीक है बेटा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा एसेट्स के बारे में। सबसे पहले मैं दुकान, आप अपने जहन में ना दुकान डालिए, आसपास की जनरल स्टोर को डालिए, और सोचिए आप उसके गल्ले पे बैठ गए, क्लियर है। अब बताइए गल्ले के पास एक ना काउंटर होगा, ड्रॉअर, उसमें पैसे होंगे, बताओ वो पैसा किसका, फिर वो आपका, आपके, आप ओनर हैं, आप बिजनेस के हैं। तो बेटा वो कैश भी मेरे लिए क्या है, बताओ, एसेट्स। दुकान में जितने भी सामान हैं, बताओ सर, दुकान में जितना भी माल पड़ा हुआ है, स्टॉक पड़ा हुआ है, वो सब भी क्या है आपके लिए, एसेट्स है सर। सर एक बात बताइए, वो जिस पे फर्नीचर की बात कर रहे थे आप, क्या वो फर्नीचर भी एसेट्स है, ऑब्वियस सी बात है सर। सर जो मशीन की जितनी भी चीजें हैं, हाँ जी वो भी एसेट्स है। सर अगर वो दुकान मैंने खरीदी है तब, तो बेटा वो लैंड भी आपका एसेट्स है, वो बिल्डिंग भी आपकी एसेट्स है। बात समझ में आ रही है सर। सर कंप्यूटर कह सकते हैं एसेट्स, अगर आपके पास है तो कंप्यूटर भी आपके लिए क्या है, एसेट्स है। सर कंप्यूटर के अंदर अगर मैंने सॉफ्टवेयर खरीद के डाला है तो बेटा ये सॉफ्टवेयर भी आपके लिए क्या है, एसेट्स। कंपनी का जो ब्रांड वैल्यू मार्केट में है सर, वो एसेट्स है क्या, हाँ जी, गुडविल उसे कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, गुडविल। अभी यहाँ पे लिख लीजिए इसको समझने के लिए, ब्रांड वैल्यू, 12th में पूरा एक चैप्टर है ये, गुडविल। तो गुडविल जो है वो भी हमारे लिए क्या है सर, एसेट्स है। ठीक है जी, नोट करते रहिए, मैं और बताता हूँ। अब मुझे बताइए जी, मैं अगर पैसे मैंने बैंक में 10,000 रुपये जमा किए या 10 लाख रुपए जमा करे, तो वो 10 लाख रुपए मांगने का हक है या नहीं है मेरे को। तो बेटा जो पैसा मेरे पास है वो भी एसेट्स है, मेरा पैसा आपके पास है तो वो भी एसेट्स है। ये बात ध्यान रखेंगे, मेरी चीज ही तो है, मेरे पास नहीं लेकिन आपके पास है, मैं तो लिखूंगा ना। मैं आपसे पूछूं भाई, जैसे मान लीजिए आपने रेंट पे कोई फ्लैट दे रखा है, अभी कोई और रह रहा है, मैं बोलूं बताओ आप अपने एसेट्स तो वो रेंट पे जो फ्लैट दे रखा है वो ऐड नहीं करोगे, आप अपनी प्रॉपर्टी में ऐड करोगे ना, रह कोई और रहा है लेकिन करोगे। ऐसे हमारा पैसा इस्तेमाल बैंक वाला कर रहा है, लेकिन बैंक भी मेरे लिए क्या कहलाएगा, एसेट्स। तो बाबू बैंक जिससे पैसे मांगने का हमारा हक है ना, वो भी एसेट्स है। बैंक जिस पे पैसे मेरे बाकी हैं वो भी हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। सर और कुछ बताइए एसेट्स, ध्यान से सुनिए और एसेट्स के बारे में। बेटा अगर मैंने कस्टमर को सामान क्रेडिट पे सेल किया, कैसे सेल किया, आपने देखा है सेल होते हुए क्रेडिट पे, दुकानदार उधार में नहीं बेचते क्या। तो जिस दुकानदार ने अगर आपको उधार बेचा, तो दुकानदार अपनी कॉपी में लिखता है कि नहीं लिखता, किस नाम से लिखेगा सर, नाम बोलो, सुहेल के नाम से लिखेगा। इनके नाम से बेचा तो किस नाम से लिखेगा, रेहान। सर आपके नाम से बेचेगा तो नफीस के नाम से, ऐसे लिखते हैं ना दुकानदार, या वो सोचेगा छोड़ना कौन लिख रहा है, सारे अच्छे लोग हैं, ऐसा करता है क्या दुकानदार, नहीं करता। लेकिन अकाउंटिंग में ना ये नाम चेंज हो जाता है बस। आपका नाम था सर सुहेल, रेहान, नफीस, अकाउंटिंग में इसको कहते हैं डेटर्स। क्या कहते हैं सर, ये कौन है, अभी अभी हम जिसकी बात कर रहे थे सर, कस्टमर है, कस्टमर। कौन सा वाला कस्टमर था बताओ तो जरा, नगद वाला या उधार वाला, जिसको उधार बेचा था। सिर्फ नाम चेंज हुआ है। सर नाम क्यों चेंज करा, और बेटा आप घर में 5 भाई हो तो सबके नाम नहीं घर वालों ने रखे हैं। आज से मैं आपको अपना स्टूडेंट कहलाऊंगा, मेरा भी नाम है लेकिन मैं, आप मुझे सर बोलेंगे। तो जब रिश्ते बनेंगे तो नाम भी रखा जाता है ना सर।
तो यहाँ पे ये जो कस्टमर जिनको उधार बेचा आज से वो हमारा रिश्तेदार हो गया ना सर। हम उसको याद करते रहेंगे बुरे वक्त में, कब आएगा फिर से, कब पैसे देगा, तो उसका नाम हमने रखा है। क्या नाम रखा है बेटा? डेटर्स। कौन है ये, फिर से बताओ जरा था। कस्टमर। कस्टमर कौन सा वाला? जिसने हमसे उधार लिया। तो सिर्फ नाम चेंज है, आपने ये काम होते हुए देखा है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। उसको हमने बस क्या बोला? डेटर्स। मैं किसी दुकानदार के पास जो बोलूं भाई साहब आपके पास कितने डेटर्स हैं, कुछ नहीं समझ में आएगा। मैं जी कितने उधार वाले हैं, उसका दुख बाहर आ जाएगा बेचारे का, दो दो कॉपियां निकाल के बिठाएगा, ये देखो भाई साहब ये सब उधार दिया मैंने। डेटर्स नहीं समझेगा वो। लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में कैसे समझा जाता है? डेटर्स से समझा जाता है। बी साइलेंट है बेटा इसमें। इसमें ये जो बी है ना, इसको नहीं पढ़ना है, ये साइलेंट है। क्लियर है? क्या पढ़ेंगे आप? डेटर्स। बी नहीं पढ़ना है, पाप है पढ़ना, ठीक है? डेटर्स पढ़ेंगे। तो अभी मैं इसको लिखवा दूंगा जो मैंने आपको बताया, बाकी आप याद रखेंगे तो बहुत बढ़िया। तो सर डेटर्स क्यों एसेट्स है? बेटा उस पर पैसे हैं ना मेरे, मैं उससे पैसे मांगने का हक रखता हूं, तो मेरा पैसा तुम्हारे पे बाकी है, वो भी एसेट्स। ऐसे तो सर मैंने एडवांस में सैलरी दी थी एक एम्प्लॉय को, तो उससे भी पैसे मांगने का हक है। बिल्कुल है, अगर काम नहीं करेगा तो पैसे मांग लूंगा मैं उससे। तो जिस पे भी मेरा हक है वो एसेट्स है। सर ऐसे तो मैंने एडवांस में रेंट दिया था, अब बताओ बेटा ये एडवांस में रेंट दोगे तो उस पर भी मकान मालिक के पे भी हक हो जाएगा, तो एडवांस रेंट भी आपके लिए एसेट्स है। ऐसे दर्जनों एसेट्स है बेटा। अभी हम यहीं पे रुक जाएंगे, नहीं तो लिस्ट बहुत लंबी है। क्लियर है सर? एसेट्स समझ में आया? एसेट्स क्या है? एसेट्स आर दी प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द एंटिटी और एंटरप्राइजेस। इस एसेट्स में है कैश, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, गुडविल। बताओ इसमें से कौन सा वर्ड है जो समझ नहीं आया? फटाफट बोलो, एक एक करके पढ़ो, पढ़ो एक एक करके, इत्मीनान से पढ़ो, फिर मुझे बताओ। जो नहीं आया वो बताओ मुझे। क्लियर है सब? चलो इसमें एक नया वर्ड हमने पढ़ा था, उसको अभी लिख ही लेते ना। कौन सा वर्ड था बेटा नया वाला? आओ जी नीचे लिखते हैं, डेटर्स। यहीं पे मैं आपको साथ साथ में लिखवा देता हूँ, डेटर्स। लिखिए, अ पर्सन, डेटर अ पर्सन और एंटिटी, पर्सन और एंटिटी टू होम गुड्स आर सोल्ड और सर्विस rendered on credit। डेटर कोई बंदा हो सकता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन। भाई उधार तो हम रिलायंस को भी दे सकते हैं, उधार तो हमने आमिर लिमिटेड को भी दे दिया होगा, तो कोई इंसान भी हो सकता है डेटर। कस्टमर तो मेरा कंपनी भी हो सकता है और इंसान भी हो सकता है सर। हम अगर हमारा काम बड़ा है तो कोई भी हो सकता है। तो डेटर इज अ पर्सन और एंटिटी जिसे हमने गुड्स बेचा है, गुड्स बेचा है क्रेडिट पे, या फिर मैंने सर्विस दी है। रेंडर्ड मतलब होता है देना, सर्विस देना। अब मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, अगर मैं सर्विस किसी को उधार में दे रहा हूं तो उसे भी मैं क्या बोलूंगा? डेटर्स बोलूंगा। क्या बोलूंगा सर? डेटर। बी साइलेंट है, क्या बोलेंगे सर? डेटर्स बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई सर? अब कोई दिक्कत तो नहीं? चलो जी अब आओ एसेट्स और थोड़ा सा पढ़ते हैं सर। एसेट्स कितने टाइप के होते हैं, इसी को हमने टाइप में बना दिया, यही सारी चीज़ों को। एक बेचने वाली है, एक बेचने वाली नहीं है, एक इस्तेमाल करने वाली चीज़ें, एक फटाफट बेचने देंगे हमारी। तो उसी को एसेट्स को दो कैटेगरी कर दिया। लिखो जी, एसेट्स आर क्लासिफाइड, एसेट्स आर classified into, assets are classified into
नॉन करंट एसेट्स, पॉइंट नंबर 2 करंट एसेट्स, पॉइंट नंबर 3 fictitious assets, तीन कैटेगरी में एसेट्स को क्लासिफाई किया गया बेटा। नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है जी। तो हम ये सारे एसेट्स तो हम पहले से जानते थे। मुझे ईमानदारी से बताओ, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसको आम जिंदगी में आपने नहीं देखा? बताओ, इसको नहीं देखा था? ये सर, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर भी यूज़ किए होंगे मोबाइलों में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में। और गुडविल नाम तो सुना ही होगा, बड़े बड़े कंपनियों के, ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है सर। प्लस एडवांस में सैलरी के बारे में सुना होगा, एडवांस रेंट के बारे में आपने सुना होगा, कस्टमर्स के बारे में जिनको उधार बेचा जाता है। बस नाम सीख रहे हैं हम, और कर क्या रहे हैं बताओ। तो ये है हमारे पास नॉन करंट, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट। तो आइए जी, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नॉन करंट एसेट, जिसको हम लोग समझेंगे। आइए लिखिए मेरे साथ साथ बेटा, नॉन करंट, नॉन करंट एसेट्स। ये वो एसेट्स हैं जो कंपनी अपने पास रखती है। यहां लिखो, दीज आर दी एसेट्स held by the entity or enterprises these are the assets which are held by the entity or enterprises to use in business operations, not with the purpose to resale or realize. These are the assets held by the entity or enterprises to use in the business enterprises to use in the business operations, not with the purpose to realize. अब बात को समझते हैं बेटे। एक बात बताओ, ये फर्नीचर को मैंने अपने पास क्यों रखा है? एक बात बता दो। बेच दूं? बेचने के लिए रखा है? यूज के लिए। कहां पे यूज करने के लिए? घर पे या बिजनेस में? बिजनेस के काम में यूज करना है ना सर। तो बेटा बिजनेस के काम में यूज करने के लिए रखा है, इसी को कहते हैं बिजनेस ऑपरेशंस, काम धाम। यूज इन बिजनेस ऑपरेशन, नॉट विद द पर्पस टू रियलाइज, बेचने के मकसद से नहीं रखा। या रियलाइज बोले तो कैश मिल जाए, इसको बेचूं और पैसे आ जाएं। रियलाइज का मतलब होता है बेच के पैसे आ जाएं। तो हमारा पर्पस ये नहीं है कि इसको बेच के पैसे आ जाए, इस फर्नीचर, कंप्यूटर, मोबाइल और फैन के जरिए। ये रखा है कि बिजनेस में क्या हो बेटा? इस्तेमाल हो। तो इसे लिखा, दीज आर दी एसेट्स हेल्ड बाय द एंटिटी। ये वो एसेट्स हैं जो एंटिटी और एंटरप्राइजेस अपने पास रखती हैं, इस्तेमाल के लिए बिजनेस में, बेचने के लिए नहीं रखती। आपने यहाँ पे इतने सारे एसेट्स पढ़े थे, इनमें से वो एसेट छांटने हैं आपने। जो कौन से एसेट्स हैं बताओ? नॉन करंट। तो भाई मैं आपको बताऊं, भाई दुकान में स्टॉक किस लिए होता है? बेचने के लिए। ये तो नॉन करंट नहीं हो सकता। फर्नीचर बताओ क्या होगा? बोलो, नॉन करंट। मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर,
सॉफ्टवेयर, गुडविल, ये सब नॉन करंट है। सर क्या हम बिल्डिंग नहीं बेच सकते? बेटा बेच तो ये फर्नीचर सकते हैं, बेच तो मैं अपनी किडनी भी दूं, लेकिन नीयत है नहीं। क्या ये फर्नीचर बेचने के लिए मैंने खरीदा था? बुरे वक्त में तो हर चीज बेची जा सकती है, और अच्छा पैसा मिले तभी भी बेची जा सकती है, नहीं। लेकिन नीयत क्या है उस पर डिपेंड करता है। आपने जब खरीदा था उस वक्त आपने क्या सोचा था इसको, क्लियर है? तो उस वक्त के हिसाब से चलेंगे। कैश तो रियलाइज हो जाता है, आ रहा है जा रहा है, उसको नॉन करंट एसेट्स नहीं बोलेंगे। तो नॉन करंट एसेट्स की एक पहचान है कि उसको इस्तेमाल के लिए रखा गया, दूसरी पहचान है कि वो लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट्स देगा। दो पहचान। पहली पहचान आपने किस लिए रखा उसको? इस्तेमाल के लिए। दूसरा पहचान क्या है इसका? लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट्स मिलेगा इससे। तो भाई ये आपको नॉन करंट समझ में आया? इसके एग्जाम्पल आप खुद से बताओगे? फटाफट जो लिखा है उसी में से आप एग्जाम्पल्स बता दो मुझे, चलो बोलो बेटा। और आप भी लिखते रहो, मुझे भी बताते जाना, मैं भी लिखता जाऊंगा। फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग्स, जी, गुडविल, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ठीक है जी, एटसेट्रा। तो ये आपके नॉन करंट एसेट्स हो गए सर। अब आइए सर, ये हमने पॉइंट नंबर 1 समझा। अब आइए लिखिए जी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, आइए जी करंट एसेट्स लिखिए। इसके बाद दीज आर द एसेट्स held by the entity or enterprises with the purpose to converted them into cash। करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो कंपनी अपने पास इसलिए रखती है कि वो कन्वर्ट कर सके उसको किस में बेटा? कैश में। वो चाहते हैं जल्दी जल्दी पैसे आ जाए यहां से, ठीक है। तो दो फायदे, दो चीजें मैंने, दो पहचान बताया था नॉन करंट एसेट्स का। एक बताया था मैंने कि जिसको इस्तेमाल के लिए रखा है, और दूसरी पहचान ये थी जिसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म हो। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 1 साल से ज्यादा हो। तो करंट एसेट्स का अपोजिट हो गया। ये सारी वो चीजें जो उसको बेचने के लिए रखी हैं, इस्तेमाल करने के लिए नहीं रखी गई। और इससे अगर फायदे लेने की भी चीज है तो वो जल्दी से जल्दी उससे बेनिफिट्स मिल जाए, ठीक है सर। तो अब आपको इसका एग्जांपल्स ढूंढना है उसी में से जिसमें से आपने अभी ऊपर निकाला था। बताइए सर, कौन कौन से एसेट्स हैं जिसे बेचना आप चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं कैश में? कैश तो ऑलरेडी कन्वर्ट है ना, तो ये भी करंट एसेट्स है। स्टॉक, कैश, स्टॉक, नाम बताओ और बेटा। बैंक, वेरी गुड। और एक डेटर्स, कस्टमर से भी हम चाहेंगे पैसे आ जाए। और बताइए बेटा, एडवांस सैलरी से चाहेंगे कि जल्दी जल्दी ये काम कर दे, नहीं तो हमारे पैसे वापस करें। हमने एडवांस 12 महीने से ज़्यादा के नहीं दिया होगा, 10 महीने, 6, 1 महीने, 2 महीने का एडवांस देता है ना कोई, किसी के लिए भी देता है तो एडवांस सैलरी। और बताइए
तो आप इसका फायदा भी कितने दिन तक उठा पाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा एक आध महीने। एक आध साल से ज़्यादा किसी का बेनिफिट मिले तो वो नॉन करंट एसेट्स हो जाता। ठीक है, अभी बताइए, और यहाँ तक समझ में आया आपको? तो ये हमने कौन कौन से पढ़ लिए अभी? नॉन करंट और करंट एसेट्स। ठीक है जी। अच्छा जी, अब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे टेबल के फॉर्म में मैं समझा रहा हूँ, आप उसको भी देखेंगे। लिखिए बेटा मेरे साथ साथ, ये एसेट्स है, इसको हमने ना 3 कैटेगरी में डाला, 3 कैटेगरी से। ठीक है, एक है आपके पास नॉन करंट एसेट्स, एक है बेटा आपका करंट एसेट्स, एक है बच्चे फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है जी। नॉन करंट एसेट जो है ना, इसमें भी हमारे पास और भी एसेट्स होते हैं। करंट में नहीं होते, नॉन करंट में होते हैं भी। नॉन करंट एसेट्स में एक होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। एक होता है बेटा लॉन्ग टर्म, या इसको ऐसे लिख लिए, लोन एंड एडवांसेस। और एक होता है बच्चे फिक्स्ड एसेट्स, इस फिक्स एसेट्स को हम लोग कहते हैं, नया नाम आ गया है इसका, किताबों में अभी भी फिक्स एसेट्स है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये फिक्स एसेट्स का नाम है बेटा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो नॉन करंट एसेट्स में कितने टाइप के एसेट्स हैं बच्चे? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड एडवांसेस और फिक्स एसेट्स। सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट जो आपने शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए लगाया है, 5 साल 10 साल के लिए आपने एक शेयर खरीद लिया, आपकी नीयत है कि 5 साल बाद बेचूंगा, 4 साल बाद बेचूंगा, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट है तो वो भी एसेट्स आपका, तो उसको आप किस में कैटेगरी में रखते हैं? नॉन करंट। तो ये 12th में हम लोग पढ़ते हैं, 11th में नहीं है इसके बारे में कुछ, बस इतना याद रखना है। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। लोन एडवांस, अगर मैंने किसी को लोन दिया है 5 साल 4 साल 2 साल 1 साल से ज़्यादा के लिए, तो वो कहाँ आ जाएगा? देखो भाई दो तरीके के पैसे दे रहे थे, एक कस्टमर को मैंने सामान उधार दिया, और कई लोग नहीं होते भाई साहब पैसे की जरूरत है, आपके घर पे आए होंगे मामा चाचा रिश्तेदार कोई तो मांगने के लिए, आपके पापा ने हेल्प करी हो, तो आपने उनको किसी को 1 साल के लिए 2 साल के लिए 3 साल के लिए पैसे दे रहे हैं, तो उसको किस कैटेगरी में डालेंगे आप? लोन्स एंड एडवांस। वो जल्दी तो कैश में कन्वर्ट नहीं होने वाला, जल्दी कैश में कन्वर्ट होता तो करंट हो जाता, ये तो 1 साल के बाद कैश में कन्वर्ट होगा, 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट होगा, तो किस में रखेंगे आप? करंट एसेट्स। लेकिन अगर कुछ नहीं कहा जा रहा तो हम मान के चलेंगे लॉन्ग टर्म है, तो ये दोनों चीजें आपके सिलेबस में अभी बात नहीं कर सकते। इन दोनों के अलावा जितने भी नॉन करंट एसेट्स थे वो क्या कहलाते हैं आपको? फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स का नया नाम क्या आया है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, पीपीई। पुरानी बुक्स में, अभी भी कुछ बुक्स में ये लिखे हुए हैं, लेकिन बेहतर नाम क्या है उसके लिए बेटा? पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। और आगे चलिए इस टेबल को और आगे बढ़ाएं। ये जो फिक्स एसेट्स है ना बाबू, इसको दो हिस्सों में रखा गया। फिक्स एसेट्स भी दो टाइप के, फिक्स एसेट्स दो टाइप के, एक है जी टेंजिबल एसेट्स और एक है बेटा इनटेंजिबल एसेट्स। एक क्या है आपके लिए? टेंजिबल एसेट्स, और दूसरा
इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है सर। तो अभी अभी हमने दो एसेट्स के बारे में अभी तक बात करा, एक किसके बारे में बात किया है, करंट, और दूसरा किसके बारे में बात किया है, नॉन करंट में। इसके बारे में हमें पढ़ना नहीं है, इसके बारे में अभी पढ़ना नहीं है। किसके बारे में पढ़ना है, फिक्स एसेट्स के बारे में। और फिक्स एसेट्स में कितने होते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल। लिखो, फिक्स एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड एसेट्स आर classified into tangible assets और सेकंड है सर intangible assets। tangible assets और intangible assets। आइए बेटा, टेंजिबल एसेट्स की बात करें टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स किसे कहेंगे, ध्यान रखना, ये जो नॉन करंट एसेट्स था ना, हम उसी की बात कर रहे हैं अभी भी। इसी में से कोई टेंजिबल और इंटेंजिबल है। टेंजिबल जिसे आप टच कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, जिसे आप छू सकते हो ना, वो टेंजिबल था सर। फर्नीचर बताओ, टेंजिबल है इंटेंजिबल है, लैपटॉप, एसी, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, फैन, लैंड, बिल्डिंग, सॉफ्टवेयर, इंटेंजिबल, उसे टच नहीं कर सकते आप। गुडविल, इंटेंजिबल। समझ में आ गई बात, सिंपल सा, कितना आसान था। पता तो ये पहले से था कि टच नहीं कर सकते, कोई अलग से थ्योरी थोड़ी ना पढ़ रहे हैं बैठ के। आओ जी, लिख लेते हैं जरा इसे भी। टेंजिबल, दे कैन बी ये रुको एक मिनट, लिखो, दीज एसेट्स, these assets have physical existence। these assets have physical existence। इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा बेटा, फिजिकली वो स्पेस ले रहा होगा, जगह ले रहा होगा। ठीक है जी। दे कैन बी सीन एंड टच। उसको देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। बताइए सर एग्जांपल इसके जरा। वेरी गुड, लिख लो आप भी। फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, एटसेट्रा। बताइए सर, इतनी बात समझ में आ गई। आइए फटाफट इंटेंजिबल भी लिख लें। intangible assets, these assets does not have any physical existence। these assets does not have any physical existence
they can not be seen and touch. एग्जाम्पल लिख लीजिएगा बेटा. एग्जाम्पल है सर गुडविल, और ये वन वर्ड होता है, ऐसा नहीं गुड और विल अलग अलग लिखो आप, ठीक है. गुडविल सॉफ्टवेयर और बढ़ा दो इसमें कॉपीराइट्स ट्रेडमार्क एटसेट्रा. कॉपीराइट तो आप जानते ही हैं, किसी चीज़ को कॉपी करने का राइट्स अगर आपके पास है या आपने किसी से ख़रीदा है तो वो राइट्स आपने ख़रीदा, भाई दूसरा तो कोई कॉपी कर नहीं सकता, वो तो पेपर वर्क होता है ना, तो वो पेपर वर्क जो है वो कॉपीराइट्स है आपका. ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क ब्रांड का जो लोगो है, समझ रहे मेरी बात को, वो कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस थोड़ी ना लेगा. लोगो है, रजिस्टर्ड होते हैं, कई बार आपने देखे होंगे, कुछ चीज़ें आपने देखी होंगी, जैसे एप्पल है और उसके आगे कुछ लिखा हुआ है आर करके, रजिस्टर्ड है, तो नेम ब्रांड वैल्यू अगर रजिस्टर्ड कर दिया जाता है उसे ट्रेडमार्क कहते हैं. समझ में आई बात? तो यहाँ तक हमने समझ लिया. अभी भी हमारे पास एक एसेट्स रह गया डिस्कस करना. क्या है सर वो? फिक्टिशियस एसेट. चलो इसको भी लिख ही लेते हैं फटाफट, फिर ख़त्म करते हैं. फिक्टिशियस एसेट्स थर्ड वाला है हमारा. fictitious assets. These are the assets these are the assets these are the assets does not, आप इसको ऐसा लिखो, these are the assets neither tangible nor intangible, neither tangible nor intangible. आगे लिखिए, दे आर द एक्सपेंसेस expenses and losses these are the expenses and losses, these कर दो इसको, these are the expenses and losses are expenses and losses incurred these are the expenses. पहले इसको मैं समझा दूं आपको तो लिखना आपके लिए आसान होगा. रुक जाओ एक मिनट के लिए, मैं इसको पहले आपके सामने ना समझाता हूँ. ये ना बेटा आपका अकाउंटिंग ईयर है कई सालों का, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल और 5 साल. बाबू इधर ध्यान दो. और आपने यहाँ पे क्या है, ये 2010 है आपका, ये है 2011, ये है 2012, ये है 2013 और ये है 2014. 2010 में आपकी कंपनी ने क्या करा, 1 करोड़ रुपए का एडवर्टीजमेंट करवा दिया. क्या करवाया सर? 1 करोड़ रुपए लगा दिए उस पर. कंपनी की खुद की औकात जो है वो मुश्किल से 10 लाख तक की है या 20 लाख तक की खुद की औकात है. मतलब 20 लाख तक ही कमा रहे हैं भाई साहब, और खर्च कितने कर दिए. अब मान लो बहुत बड़े सेलिब्रिटी को बुला लिया,
आईपीएल में ऐड चलवा दिए, बहुत खर्च हो गए। तो लोगों ने इसे समझाया कि यार क्या बेवकूफ़ों वाले काम किए तूने, बता 1 करोड़ रुपए तूने 2010 में ही फूक दिए, क्या फायदा होगा इसका। तो बता रहा नहीं नहीं, कहाँ फूके मैंने, ये करवाया तो 2010 में, लेकिन इसका बेनिफिट मुझे 2011 में मिलेगा, 12 में मिलेगा, 13 में भी मिलेगा, 14 में मिलेगा। मैंने कहा ये तो दिल को तसल्ली देने वाली बात हो गई। तूने अभी ऐड करवाया, आईपीएल हो गया, उसमें सारे पैसे तेरे चले गए, ऐड खत्म हो गया, अब इसका बार बार ऐड थोड़ी ना आएगा। बोर्ड लगाए, होर्डिंग लगाए अलग अलग जगहों पे, तो ये तो खर्च हो गया, ये तो तेरे पॉकेट से जा चुका। वो कह रहा भाई ये ना मैंने इतना हैवी एडवर्टीजमेंट किया कि लोगों के जहन से निकलेगा नहीं, और इसका कस्टमर का आता रहेगा मेरे को आगे, हर साल में इससे कमाऊंगा थोड़ा थोड़ा करके। तो ये एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं, जिस जो हो तो गया था 2010 में, लेकिन इस एक्सपेंस लॉस को लिखने वाला ये मान नहीं रहा कि इस साल का खर्च है। वो कह रहा जी 1 करोड़ रुपए जो है वो इस साल का नहीं है, अगले 1 2 3 4 5 पूरे 5 साल इससे फायदा उठाऊंगा मैं। हो चुका ये खर्च, एडवर्टाइज करवा चुके हैं आप, आईपीएल वाईपीएल सब खत्म हो गया। तो आपने से बोला 20 लाख रुपए का मैं इस साल का खर्चा मान रहा हूं, और अगला 20 लाख किस साल में लिखूंगा खर्च में, 12 में कितना लिखूंगा 20 लाख, 13 में भी कितना लिखूंगा 20 लाख, 14 में भी कितना लिखूंगा। तो ये वो खर्च है जो हो तो चुका है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इसका बेनिफिट मुझे हर साल मिलेगा, इसलिए हर साल इसके खर्चे को थोड़ा थोड़ा करके मैं लिखूंगा। ऐसे खर्चे जो आपने कर दिए, हो भी चुके, लेकिन जिस ईयर में खर्च हुआ उस ईयर में आप इसको खर्चे में नहीं लिख रहे हो, आप इसे बाद में लिखोगे थोड़ा थोड़ा करके। ऐसे खर्चे को हम क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस वर्ड मतलब है फिक्शंस, ख्याली। भाई ये कोई एसेट्स ही नहीं है, ना ये टेंजिबल है ना इंटेंजिबल है कहीं से। ये तो आपने एडवर्टाइज कराया, कब बात खत्म हो गई, कोई इंटेंजिबल और टेंजिबल एसेट्स नहीं है। दीज आर एसेट्स नाइदर टेंजिबल नॉर इंटेंजिबल। ये क्या है बेटा फिर, दीज आर द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं, नॉट रिटर्न ऑफ, जिसको अभी तक खर्चे में लिखा नहीं गया। रिटर्न ऑफ वर्ड यूज करते हैं खर्चे में लिखने को, खर्चे में लिखने को। नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर, उस साल में जिस साल हुआ, इन द ईयर इन विच they incurred, in which they incurred। बताइए समझ में आई बात, in which they incurred। चलो बस इतना ही लिख दो, काफ़ी रहेगा, इसमें बाद में आपको समझाया जाएगा। ये बेटा थोड़ा सा सर से ऊपर जाने वाली चीज़ होती है, ठीक है। ये क्योंकि एसेट्स की कैटेगरी है ही नहीं, ये लॉसेज है, और ये लॉसेस को सेम ईयर में नहीं लिखने को हमने आगे कर दिया। क्लियर है सर। तो हमने आगे के कई सालों में रिटर्न ऑफ कर रहे हैं। वापस से, रिटर्न ऑफ का मतलब होता है जिस साल का खर्च है उसी साल में लिखना। जैसे मैं आपसे कहूँ आज आपने 100 रुपये का कोई दोस्तों पे खर्च किया, तो मैंने यार आज तो तूने दोस्त पे 100 रुपये उड़ा दिए, कह रहा यार बेकार है, 100 रुपये आज के लिए थोड़ी ना उड़ाया, ये अगले 3 दिन तक मुझे परेशान नहीं करेगा, ये अगले 3 दिन का खर्च है, एक तरीके से 1 दिन का नहीं है, और 3 दिन के बाद मैं इसको परेशान करूंगा। तो आज के खर्चे को आज में नहीं बांट के आप अपने क्या बोल रहे हो, कितने दिन में बांट दूं इसको मैं, 3 दिन में, 4 दिन में बांट दूं। इसी को कहते हैं these expenses and losses not written off in the year in which they are incurred। ध्यान से समझना, रिटर्न ऑफ मतलब उस साल में लिखने को कहते हैं, ठीक है। खर्चे को खर्चे मानने को क्या बोलेंगे, रिटर्न ऑफ। ये नया वर्ड है आपके लिए, ठीक है। खर्चे को खर्चे में लिख देना क्या कहते हैं उसे, रिटर्न ऑफ। तो ये कह रहा है ये खर्चे, ये लॉसेस को हमने नॉट रिटर्न ऑफ, यानी खर्चे में को खर्चे में नहीं लिखा। किस साल नहीं लिखा, इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड। इन द ईयर है बेटा, यहाँ पे लिखो तो इन द ईयर
उस साल में जिस साल ये हुआ है, इनकर्ड मतलब होता है होना, ठीक है सर, इनकर्ड मतलब होना। जैसे आज मैंने एक समोसा खाया भाई 10 रुपए, तो आज का खर्च कितना हो गया, 10 रुपए का, तो इनकर्ड हुआ, एक्सपेंसेस इनकर्ड 10 रुपीज, ऐसे बोलते हैं अकाउंटिंग में, ठीक है। आज मान लीजिए कि 20 यूनिट बिजली का बिल यूज हो आ गया, 20 यूनिट यूज किया गया, तो आज इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा है ना 20 यूनिट के हिसाब से 5 रुपए करके मान लेते हैं कि 100 रुपए का है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इनकर्ड बोलेंगे इसे, ठीक है सर। तो जिस साल का एक्सपेंस है अगर उस साल मैंने नहीं लिखा, तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस। और इसका एक ही एग्जाम्पल है बेटा, लिखो तो एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स लिखो। ये भी ध्यान रखना है, इसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा तोड़ा था, फिर यहाँ ले गए, फिर यहाँ भी ले गए, यहाँ भी ले गए। एग्जाम्पल है हैवी एडवर्टीजमेंट करवाना, हैवी एडवर्टीजमेंट, हैवी एडवर्टीजमेंट, हैवी एडवर्टीजमेंट। बताइए इतनी बात समझ में आ गई आपको, कोई डाउट यहाँ तक? वापस से आ जाइए सर जरा। सबसे पहला वर्ड हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फटाफट बताओ क्या होता है सर? ऑनर जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, कैसे इन्वेस्ट कर सकता है वो, कैश में और काइंड में, गुड। एसेट्स, जो भी चीज ऑन कर रहा है कौन, ऑर्गेनाइजेशन, उसे क्या बोलेंगे, एसेट्स बोलेंगे। एसेट्स कितने टाइप के बताए मैंने, 3, कौन कौन से, नॉन करंट, करंट और फिक्टिशियस एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स जो है हमारा वो एसेट जिसको हम यूज करने के लिए लाए हैं, बेचने के लिए नहीं लाए। करंट एसेट जिसको हम बेचना चाहते हैं, कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स लॉस को कहते हैं, ठीक है। ऐसे लॉस जो जिस ईयर में हुआ उस साल में नहीं लिखा, अगले साल या उसके अगले साल में लिखेंगे, ऐसे लॉसेस को एसेट्स बोलेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स बोलेंगे, ठीक है जी। नॉन करंट एसेट्स में हमने एक फिक्स एसेट्स पढ़ा था। फिक्स एसेट्स में 2 चीजें थी, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल वो जिसे आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो टेंजिबल एसेट्स है। जिसे आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो क्या हो जाएगा, इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है सर। तो ये 2 पॉइंट मैंने बहुत डिटेल में आपको सिखा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा ये तीनों हो जाए या 2 हो जाए, जैसे भी है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। समझ में आ गई बात? इसी में हमने डेटर्स भी पढ़ा। डेटर किसको कह रहे थे बेटा, कस्टमर को। कस्टमर कौन से वाले, जिनको हमने उधार में सर्विस या सामान दिया हो। हमारा काम सर्विस देने का, अगर हम सर्विस उधार दे रहे हैं या सामान दे रहे हैं, उसे हम लोग डेटर्स बोलेंगे, ठीक है जी। चलिए बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा।